हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे और लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने 2019 के जो सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2020 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज़ द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उन्होंने किस बैंक की स्थापना की थी? तो कमर्शियल बैंक पाकिस्तान में, कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने स्थापना की थी ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो हमें कुछ फॉरेस्ट दिए गए हैं और ट्रीज दिए गए हैं, तो हमें इसमें बताना है कि किस टाइप के जो ट्रीज हैं वो कौन से फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं। तो मॉनसून फॉरेस्ट में मिलते हैं साल ट्री, मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं सुंदरी ट्री, ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं रोजवुड के ट्रीज, लेकिन अल्पाइन फॉरेस्ट में टीक के जो पेड़ है, टीक ट्री है, वो नहीं मिलते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो जो अल्पाइन फॉरेस्ट है वो पहाड़ों में मिलते हैं, जो माउंटेन्स होती है वहाँ पर मिलते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट में पाइन के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, और जो ये टीक फॉरेस्ट हैं ये भी मॉनसून फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द लिस्ट एंड कंटेंट्स आर करेक्टली मैच। तो हमें 3 लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिन सब्जेक्ट्स पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने लॉ बनाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ पर अपनी स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, पुलिस पर भी बना सकती है, पर एजुकेशन पर जो स्टेट लिस्ट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती। तो जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो यूनियन लिस्ट जो है वो होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। और कंकरेंट लिस्ट वो है जिस पर स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो मैरिज और सिविल प्रोसीजर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। Next question is, if the actual unemployment rate is below the natural rate of unemployment, it would be expected that। तो यदि वास्तविक बेरोजगारी की जो दर है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम हो जाती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो क्या होता है? द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, यानी कि जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पासेज इन हिमालय फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड ईस्ट। तो हमें कुछ जो पास दिए गए हैं हमें वो बताना है कि इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वेस्ट टूवर्ड ईस्ट इज वो क्या है। जो बनिहाल पास है वो है जम्मू कश्मीर में, बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला पास है अरुणाचल प्रदेश में, और जेलेपला पास है सिक्किम में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो वो हो जाएगी, सबसे पहले आता है बनिहाल पास, उसके बाद बारालाचा पास, फिर जेलेपला पास, लास्ट में आएगा बोमडीला पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू वी फाइंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता की सार्वभौमिकता है वो किस आर्थिक प्रणाली में मिलती है? तो वो मिलती है कैपिटलिज्म में, यानी कि पूंजीवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नोन एज शिराज ऑफ ईस्ट। तो शिराज ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्व का शिराज को जाना जाता था, किसको जाना जाता था? जौनपुर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपरिम्पोज्ड रिवर। तो जो अध्यारोपित नदी है वो कौन सी नदी नहीं है? वो है सतलुज नदी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन की बात किसमें की है? जॉइंट सेशन की बात की है आर्टिकल 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें एक साइड आयरन और माइंस यानी कि जो लो अयस्क के माइंस खाने हैं वो दी गई हैं, और कौन से स्टेट में है वो बताया गया है। तो सबसे पहले है डल्ली एंड राजहरा झारखंड में, बाबा बूढ़न हिल्स है कर्नाटका में, करीमनगर जो आयरन और माइंस हैं वो है तेलंगाना में। फोर्थ है नोआमुडी और गुआ जो लोह अयस्क खाने हैं वो है झारखंड में। तो हमें इसमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच। तो ये 3 हो जाएंगे हमारे करेक्टली मैच, लेकिन जो डल्ली और जो राजहरा माइंस हैं वो झारखंड में नहीं, वो हैं छत्तीसगढ़ में।
तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, वो करता है यूएनडीपी। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज़ हाईएस्ट परसेंट ऑफ मुस्लिम पीपल रिलीजन ऑन इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत है वो कहाँ पर है, वो है लक्षद्वीप में। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रेजिस्ट विद, तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जो पावर होती है वो किसके हाथों में होती है, लोगों के हाथों में, जनता के हाथों में। चूज द इंडियन एमएनसी ग्रुप, तो इंडिया जो एमएनसी ग्रुप है उसकी बात की गई है, तो फर्स्ट है इन्फोसिस, सेकंड है सन फार्मा, सी है टाटा मोटर्स और लास्ट में है फोर्ड। तो इनमें से कौन सा जो एमएनसी ग्रुप के पार्ट हैं वो है इन्फोसिस, टाटा मोटर्स और सन फार्मा, तो ए, बी और सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इन विंटर वेस्टर्न हिमालय रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू, तो विंटर्स में जो हिमालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहाँ पर ज़्यादा होता है, इस कारण वेस्टर्न डिस्प्रेशंस और या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहाँ पर जो हैवी रेनफॉल हमें सर्दियों में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। The Tarkunde Committee 1975 was concerned with, तो तारकुंडे समिति का जो संबंध है वो किससे था, वो था निर्वाचन सुधारों से, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द राइट आंसर। फर्स्ट है फॉल ऑफ बैलेस्टील, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। तो जब फ्रेंच रिपब्लिक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद हुआ था बैलेस्टीन का फॉल, यानी कि बैलेस्टील का जो पतन है वो हुआ था, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी, लास्ट में जो फ्रेंच रिपब्लिक है, फ्रेंच रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड, तो जो पूर्ण स्वराज की जो मांग को औपचारिक रूप से मान लिया था वो कब किया था, वो हुआ था लाहौर 1929 सेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या नहीं है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस या फिर वेयर टू प्रोड्यूस, तो जो वेयर टू प्रोड्यूस है वो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। द मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो जो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का पृथक्करण है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत की बात किसने की थी, तो वो की थी मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय शासन प्रणाली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर, सेकंड है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो डिवीजन ऑफ पावर की बात उसमें की गई है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है वही सर्वोच्च है, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इन 3 चीज़ों की बात इसमें की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको किन के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, तो उनको स्पॉन्सर किया जाता है नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट इज शुड, यानी कि जब महंगाई होती है तो जो टैक्स रेट्स हैं उनको उनमें क्या होना चाहिए, तो उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी इंक्रीज होने चाहिए। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉज ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक कॉज क्या है? अ जनरल डेफिशिएंसी इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। सेकंड है द रिलक्टेंस ऑफ वर्कर्स टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर वर्क इज अवेलेबल, यानी कि मजदूरों का देश के उन हिस्सों में काम करना, वहां पर जाना जहां पर काम उपलब्ध है। थर्ड है द इनएबिलिटी टू चेंज ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल, जब स्किल की कमी हो जाती है यानी कि कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदलने में नाकाबिलियत। फोर्थ हो जाएगा वर्कर्स इग्नोरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब मजदूरों के रोजगार के अवसरों को जानकारी का अभाव होता है, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता चलता। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अ जनरल डेफिशिएंसी इन द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक कॉज क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन हैज़ द प्रोविजन ऑफ पेड लीव। तो जो पेड लीव का प्रोविजन है वो किस सेक्शन में है? वो है संगठित क्षेत्र में, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। WTO बेसिकली प्रमोट्स, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है मल्टीलेटरल ट्रेड को, यानी कि हम अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडिटर ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड वॉज। जो हमारा फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड, उनके जो संपादक है वो कौन थे? वो थे जुगल किशोर शुक्ला। When was the new Consumer Protection Act implemented in India? तो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था? वो हुआ था 2020 में। Which of the following was not a part of Lenin's April thesis? तो लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसमें लेनिन ने किस चीज़ की बात नहीं की थी? फर्स्ट है द वॉर टू बी बोट टू एन एंड, यानी कि जो युद्ध का अगर युद्ध शुरू हुआ है तो उसका अंत होना चाहिए। राइट टू वोट फॉर ऑल, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, यानी कि जो लैंड है वो किसानों को दे दी जानी चाहिए, उनको ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए। फोर्थ है द बैंक बी नेशनलाइज, तो जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो जो राइट टू वोट फॉर ऑल है वो उनकी थीसिस में नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The winds blow from subtropical high pressure toward the subpolar low pressure। तो इसमें बात की गई है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर इन साउथ वेस्ट। तो देखो जो हाई प्रेशर कहाँ पर होता है? जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम कहाँ पर होता है? पोलर एरियाज़ में। उसके बाद है सब पोलर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर कहाँ पर होता है? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होता है? इक्वेटर के पास होता है। अब इसमें बताया गया है कि साउथ वेस्ट से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, जब यहाँ से जो एयर फ्लो करती है कहाँ पर? टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की साइड जब एयर फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो ये हो गई वेस्टर्लीज और ये जा रही हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर के साइड। ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड जा रही हैं वेस्टर्लीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो हमें कुछ ग्रासलैंड्स बताई गई हैं और वो ग्रासलैंड कहाँ पर है, किस रीजन में है, किस कंट्री में है। तो जो पुस्ताज घास के मैदान है, जो पुस्ताज गार्लैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स है, वो कहाँ पर है? हंगरी में। कंपोज है ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में। लानोज हैं वो कहाँ पर हैं? ओरिनोको बेसिन में। उसके बाद बच गई हमारे पास सेल्वास कहाँ पर है? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज नाजी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी। तो जो नाजी की तानाशाही है उसकी स्थापना जर्मनी में किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1933 में, 1933 में।
टू पार्टी सिस्टम इज़ फाउंड इन, तो दो पार्टी सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है यूएसए में। यहाँ पर केवल दो ही पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में इलेक्शन होते हैं। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वहाँ पर ओनली टू पार्टी सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू वर्क, इक्वालिटी फॉर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर। तो राइट टू वर्क की बात हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं की गई है। तो जो राइट टू फ्रीडम है उसका आर्टिकल है 19 टू 22। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका आर्टिकल है 16, और राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर के आर्टिकल की बात की गई है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट हो जाएगा डिफ्यूज्ड डे लाइट, यानी कि विस्तृत दीवा प्रकाश। विस्तृत दीवा प्रकाश क्या है? जब हमारी जो सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तो वो जो किरणें होती हैं शुरुआत की और जो बिल्कुल लास्ट की, तो उनको बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट। तो द सनलाइट अर्थ रिसीव ड्यूरिंग डॉन एंड ट्वाइलाइट इज नोन एज डिफ्यूज डे लाइट। तो सूर्य प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है वो हो जाएगा विस्तृत दिवा प्रकाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रोग? तो हमें बताना है इसमें जो मेटामॉर्फिक रोग है वो कौन सा नहीं है। मार्बल, क्वार्ट्जाइट, या फिर ग्रेफाइट, गैब्रो। तो जो गैब्रो है वो मेटामॉर्फिक रोग नहीं है। तो मेटामॉर्फिक रोग वो रोग होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हीट होती है, और वो एक टाइम के बाद मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा हीट पड़ने के बाद जब कोई रोग टाइम के बाद चेंज हो जाता है तो वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रोग। और जो गैब्रो रोग है वो है इग्नियस रोग का टाइप, और इग्नियस रोग वो होते हैं जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, और वो ठंडा होकर थोड़ा हार्ड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो उसे कहते हैं इग्नियस रोग। तो जो गैब्रो जो रोग है वो इग्नियस रोग का एक टाइप है। तो इसमें जो मेटामॉर्फिक रोग नहीं है वो क्या है? गैब्रो नहीं है। द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ द लोकल टाइम एट। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? जो हमारी 0 डिग्री पर एक टाइम सेट कर दिया गया है वो है ग्रीनविच टाइम। इसको हम 0 डिग्री को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट इज लिबरल्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रीडोमिनेटली बिलोंग्स टू विच क्लास? यानी कि 19वीं सदी में यूरोप के जो उदारवादी थे वो किस वर्ग के थे? तो वो थे बुर्जुआ वर्ग के, बोर्गीज वर्ग के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल? तो जो अर्थक्वेक हमारा मेजर किया जाता है वो किया जाता है रिक्टर स्केल से, रोसीफेरल से, मर्सिली से, लेकिन मोह से वो नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन विच ईयर डिड यूएसए ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ज्वाइन किया था? 1941 में। हु हैज़ रिटन द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर के जो बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? आंग सान सू की। सारगासो सी इज लोकेटेड एट। तो सारगेसो सागर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इन्वेंशन दी गई हैं और वो किसने इन्वेंट किया है, उन इन्वेंटर्स के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले बताया गया है पावरलूम। तो जो पावरलूम है उसका जो इन्वेंशन है वो किया था एडमंड कैटराइट ने। उसके बाद है टेलीग्राफ के जो इन्वेंटर हैं वो है सैमुअल एफ बिमोर से। वाटर फ्रेम के जो इन्वेंटर हैं वो हैं रिकर्ड ऑर्कराइट। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल के जो इन्वेंटर हैं वो हैं जेथरो टल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज बॉम्बे डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी? जो बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? वो किया था 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो हमारी इंडिया के सबसे पास में जो सिटी है वो सिटी कौन सी है? वो सिटी हो जाएगी हमारी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पेंटेड जर्मेनिया गार्डिंग द राइन? यानी कि राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। तो ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। तो ये जो पेंटिंग है ये किसने बनाई थी? ये पेंटिंग बनाई थी हमारी लॉरेंस क्लेसन ने।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमारे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दिए गए हैं और प्रोविजन बताया गया है कि इस पार्ट में किस चीज़ की बात की गई है, तो हमें वो बताना है। तो सबसे पहले है सेकंड में सिटीजनशिप की बात की गई है, 19 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th में द यूनियन और 15 में इलेक्शन की बात की गई है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो 19 है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट नहीं करता है, करेक्टली मैच नहीं करता है। तो जो हमारा पार्ट 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मिसलेनियस प्रोविजन की बात करता है, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है हमारे 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट्स आर करेक्टली मैच। तो हमें एक साइड राइटर और एक साइड उनकी बुक्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन से जो राइटर और है वो उनकी बुक के साथ मैच करते हैं। सबसे पहले है रजनी कोठारी जिन्होंने लिखी थी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सेकंड हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जिन्होंने लिखी थी कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। थर्ड हो जाएगा MN श्रीनिवास जिन्होंने लिखी थी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। तो ऑप्शन नंबर 1 और C करेक्ट है, ये हो जाएगा गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रीन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क वॉज रिफ्यूटेड बाय, यानी कि सम्राट के दैवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का जो खंडन है वो किसने किया था, वो किया था जॉन लॉक ने। नेक्स्ट भी हमारा मैच द फॉलोइंग है जिसमें हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, तो एक पार्टी है, दूसरा जो पार्टी के अलायंस है उनका नाम दिया गया है। तो हमारी जो फर्स्ट पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, तो जो राष्ट्रीय लोकदल है उनके जो अलायंस हैं उसको नाम दिया जाता है स्टेट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को बोला जाता है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अलायंस को बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस को क्या बोला जाता है, लेफ्ट फ्रंट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, यानी कि जो खर्च योग्य व्यक्ति तक आय बराबर किसके होती है, तो वो होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। इलेक्टोरेट मीन्स, तो इलेक्टोरेट यानी कि निर्वाचन गण का मतलब क्या होता है, द बॉडी ऑफ वोटर्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, या फिर संसद के नामजद सदस्य यानी कि जो पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो, या फिर चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो इलेक्टोरेट का मतलब होता है द बॉडी ऑफ वोटर्स, यानी कि जो अपना वोट डालते हैं उनको निर्वाचक गण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेस कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन इन नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वर, यानी कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझे जाने वाली शक्तियां थी। वो शक्तियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले है हैसबर्ग राजशाही, द इंटेलिजेंटिया, या फिर ओटोमन मोनार्की, या फिर लेबर क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A एंड C, यानी कि हैसबर्ग मोनार्की और ओटोमन मोनार्की, इन दोनों को राष्ट्रवाद में नेशनलिज्म में बाधा समझा जाता था। 2 पार्टी सिस्टम इज बेटर बिकॉज, जो 2 पार्टी सिस्टम है वो अच्छा क्यों होता है, वो बेहतर क्यों होता है? फर्स्ट इज इट गिव्स डिस्पोटिक पावर टू द कैबिनेट, यानी कि ये कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है। उसके बाद है इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिशन पार्टी टू इंडल्ज इन एन इररिस्पॉन्सिबल एरेटोसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है। थर्ड हो जाएगा इट मेक स्मूथ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉसिबल, यानी कि जो शासन है उसमें ईजी से बदलाव लाने की, जो ईजी से बदलाव करने में पॉसिबल होती है, यानी कि हम 2 पार्टीज़ में इजीली चेंज कर सकते हैं। फोर्थ हो जाएगा इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि मिली जुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। तो ये 2 पार्टी सिस्टम बेटर क्यों है? क्योंकि यह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, यानी कि स्मूथ चेंजेस हम गवर्नमेंट के बीच कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर्स टू। जो जेंडर डिवीजन है, लैंगिक विभाजन है, वो क्या होता है? अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशो, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर कि जो अलग अलग रोल्स, अनइक्वल जो रोल्स हैं वो मेन एंड वुमेन को सोसाइटी में जब दिए जाते हैं उसे बोलते हैं हम जेंडर डिवीजन यानी कि लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी 1919 में। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लखनऊ पैक्ट यानी कि बी, उसके बाद हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग अर्ली सोशोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश न्यू हार्मनी अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए। तो किस सोशोलॉजिस्ट ने, किस समाजवादी ने यूएसए में न्यू हार्मोनी की जो एक सहकारी समुदाय है उसकी स्थापना की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ओवेन ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हमें वोल्केनोज दिए गए हैं, वो कौन सी कंट्री में है ये बताना है। तो जो माउंट अगुंग वोल्केनिक माउंटेन है वो है जापान में, माउंट मेयोन है फिलीपींस में, माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में, माउंट कोटापेक्सी है इक्वाडोर में। तो जो माउंट अगुंग है वो जापान में नहीं है, ये है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में भी कहाँ? बाली में। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट कि ये जो माउंट अगुंग है वो जापान में नहीं है। तो हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2021 के क्वेश्चन आंसर्स।